नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं अपने चैनल ला मित्र पर एक नए विषय के साथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अभी 23 जनवरी 2025 को एक आदेश पारित किया गया है उसके संबंध में। मामला है ललिता बनाम विश्वनाथ आदि। ये मामला था आत्महत्या और उत्पीड़न और 498। इस मामले में मृतका के जो लड़की ने सुसाइड कर लिया था उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में पिता ने बताया कि मेरी पुत्री को सास, ससुर, पति और पति की पहली पत्नी प्रताड़ित करते हैं तथा उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं, जिस कारण उसने कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली और इस प्रकार से एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस ने जांच करी। जांच करने के बाद उसने सभी चारों को आरोपी बनाया। आरोपी बनाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद 209 सीआरपीसी में कमिट होकर के मामला जाता है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। इसी बीच जो एफआईआर करता है उसकी मृत्यु हो जाती है और वह कोर्ट में अपनी गवाही प्रस्तुत नहीं कर पाता है। बाकी सभी गवाहों को और साक्ष्यों और अभिलेखों के में उपस्थित साक्ष्यों को देखते हुए माननीय कोर्ट ने चारों लोगों को अपराधी माना और उन सभी को 10 वर्ष और 1000 रुपये जुर्माने की सजा कर दी। जब सजा हो गई तो ये सभी जो जिनको सजा हो गई थी ये सभी इस मुकदमे से व्यथित होकर के माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी अपील सुनी और अपील सुनने के बाद उसने देखा और उसने पाया कि इस मामले में जो नीचे की ट्रायल कोर्ट है उसने उचित रूप से कार्रवाई नहीं की है। उसने जो उपधारणा की है वो बहुत ही गलत तरीके से की है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी मामले की उपधारणा करने के लिए ये 113A एविडेंस एक्ट में बताया गया है, जो आज की BNS जो है, आज के भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें 117 में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि न्यायालय कब अवधारणा कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने बताया कि ऐसे मामले में ये उपधारणा करना कि किसी को उत्पीड़ित किया गया है, उसको उत्पीड़न किया गया है और इस कारण उसने सुसाइड कर लिया है, इसके ठोस सबूत होने चाहिए। अगर ठोस सबूत नहीं है तो इसके अभाव में मामले को अपराधी नहीं माना जा सकता है। और ये कहते हुए उन्होंने इन चारों को बरी कर दिया। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि इसमें हो सकता है कि पति के द्वारा जो ये बात कही जा रही थी कि आपके पास जो मैंने प्लाट खरीद के दिया हुआ है पत्नी को, वो वापस अपने पास चाहते थे कि आप मुझको पुराना पैनामा पुनः कर दीजिए। इससे व्यथित होकर के भी महिला सुसाइड कमिट कर सकती है। और ये सब बातों को देखते हुए उन्होंने बरी कर दिया। और बरी होने के बाद जो मृतका की माँ थी, मृतका की माँ ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। अपील दाखिल करने पर एक बात इसमें ये हुई कि राज्य की तरफ से कोई अपील नहीं की गई, लेकिन फिर भी इसमें अपील स्वीकार की गई। अपील स्वीकार करने के बाद पूरी कार्रवाई में उन्होंने देखा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे तथ्यों और कारणों को देख रहे हैं और हमारे पास सारे अभिलेख और साक्ष्य प्रस्तुत हैं और इस आधार पर मुझको लगता है कि माननीय कोर्ट ने, जो कि उच्च न्यायालय है, उसने कोई गलती नहीं करी है और निचली अदालत ने एक कानून की भूल की है। उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल के ऐसे कई मामले हैं जिनमें इस बात को कहा गया है कि कब कोई अवधारणा कर सकता है कोर्ट और कब अवधारणा करेगा। इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A और 113B में बताया गया है। 113A ये कहती है कि न्यायालय कब अवधारणा कर सकता है और 113B ये कहती है कि कब न्यायालय अवधारणा करेगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। अभी हाल ही 9 जनवरी 2025 के मामले राम प्यारे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी माननीय कोर्ट ने इन दोनों में अंतर व्यक्त किया है। माननीय न्यायालय ने बताया कि 113A कब उसको अवधारणा मान सकता है यदि उस पर कोई ठोस सबूत साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होते हैं कि उसके उकसावे के कारण ही आत्महत्या हुई है, और यदि उत्प्रेरणा या उकसावा ये बात साबित नहीं करता है कि इस कारण आत्महत्या हुई है, उसके कोई ठोस सबूत नहीं प्राप्त होते हैं, तो 113A साक्ष्य अधिनियम इस पर लागू नहीं होगा। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और कहा है कि कई हमने निर्णयों में ये बात बताई हुई है। और उन्होंने कहा कि इस मामले में एक अन्य बात भी दिखाई देती है जिस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने एक बहुत बड़ी भूल करी है जो कानून की दृष्टि में खतरनाक है। उन्होंने ये बताया कि FIR कर्ता जिसकी मृत्यु हो गई है और वो कोर्ट के सामने अपने साक्ष्य के द्वारा FIR को साबित नहीं कर सका है, जिस कारण FIR को कानून में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन निचली अदालत ने IO के माध्यम से इस FIR को साबित कराया और कानून के रूप में उसको स्वीकार किया साक्ष्य के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तथ्य और कानून दोनों की भूल है। जबकि अगर 67 साक्ष्य अधिनियम में किसी बात को साबित करने के लिए कहा गया है, उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि अपना कोई हस्तलेख या कोई साइन करता है वह कोर्ट में आकर के उसको साबित करेगा, तभी वो कानून में साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी, अन्यथा नहीं। यहाँ पर 67 का पालन नहीं किया गया है। अगर हम और दूसरे प्रदेश में भी देखें तो हम ये देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसमें उसका जो बयान है वो साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, तो इसके बारे में बताती है हमारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 32। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में ये बात कही गई है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने कोई FIR दर्ज कराई है या कोई सूचना के बारे में बताया है और उसी सूचना के घटनाक्रम के कारण ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब वह जो उसके FIR है और उसका जो घटनाक्रम है, जो उसका जो है विषय वस्तु है, वो स्वीकार की जाएगी साक्ष्य के रूप में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरता है या उस घटना के कारण किसी भी चोटों से या किसी भी कारण से उस घटना के कारण से उसका कोई संबंध नहीं है मृत्यु का, तो ये आप मान लीजिए कि ये स्वीकार्य नहीं होगी। तो यहाँ पर 32(1) भी नहीं लागू हो रही है, जो इस समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में है। तो माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि इस तरीके से सारे मामले को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस अपील में या उच्च न्यायालय के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपील को खारिज करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और लगता है कि ये जानकारी आपके किसी साथी, किसी मित्र या किसी अन्य व्यक्ति के पास काम आ सकती है, तो आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल में जानकारियाँ अच्छी दी जा रही हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको लगती है, तो आप हमारे YouTube के चैनल के माध्यम से कमेंट में अपनी सारी क्वेरीज, अपनी सारी जितनी परेशानियां हैं वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।